ट्रैवल करने से आदमी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। मार्केट में 15 साल से अपने आप को टिका के रखना, अपने एक ब्रांड बना के रखना बहुत बड़ी चैलेंजेस के साथ हुआ होगा, राइट? मैंने कहा कि मेरे लिए क्या काम सूट करता है जो मैं घर पर रहकर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। देखिए, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, ये नहीं कि ट्रैवल में, किसी भी फील्ड में, बस आपको अपना 100% देना। जैसे गर्ल्स हैं, उनको अगर सोलो ट्रैवल करने का अगर फियर है तो उसे ओवरकम कैसे करे वो? आज से 15 साल पहले जब फैमिलीज ट्रेडिशनल हुआ करती थी और फीमेल्स का बाहर निकलना, मार्केट को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। उस टाइम पर एक डिफेंस फैमिली की लड़की, उस टाइम पर एक हाउसवाइफ जिसने कभी मार्केट को देखा ही नहीं है, जिसने कभी इंडस्ट्री को, इस टूरिज़्म की इंडस्ट्री को कभी समझा ही नहीं था कि क्या होती है, उस टाइम पे अपने आप को मार्केट में लाना, अपनी कंपनी को बनाना और साथ ही साथ में पिछले 15 साल से लेकर आज तक अपने आप को एक ब्रांड बना के मार्केट में रखना आसान नहीं है। वो कोई और नहीं है, आज हमारी गेस्ट विश फेयर हॉलीडेज़ की को फाउंडर ममता गोयल जी हमारे साथ हैं। वेलकम ममता जी। थैंक यू सो मच। आपका Yes, टबी टॉक में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो ममता जी, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। इस पॉडकास्ट का एक ही थीम है, एक ही है कि हम और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री में अपने कदम बढ़ाए, किस तरीके से आप मार्केट में आए, क्यों आपने इस इंडस्ट्री को चूज़ किया, क्या आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, किस तरीके से चैलेंजेस आए, क्या आपको अपनी टीम, अपने फैमिली, एक पूरी तरीके से क्या सपोर्ट मिला, क्या आपका विज़न क्या है, आप फ्यूचर क्या देखते हो, किस तरीके, मतलब इस सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे और आपके अनुभव को, आपके एक्सपीरियंस को प्रॉपर तरीके से हम सुनना चाहेंगे। क्या आप रेडी हो? हाँ जी। तो मैम, पहला क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि जैसे मैंने अभी एक इंट्रो में बोला कि डिफेंस फैमिली से आप हो, ये मैंने थोड़ा सा आपके बारे में रिसर्च किया हुआ है, तो कैसा, मतलब एक डिफेंस फैमिली का होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में आना, मतलब कौन था आपके यहाँ टूरिज्म से रिलेटेड, कौन था ऐसा जो जिसने आपको मोटिवेट किया, कुछ ऐसा? मेरे ब्रदर थे, तो मैं जैसे घर पे सारा हर समय मोस्ट ऑफ द टाइम्स खाली रहती थी। बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं 3 काम करता हूँ, जिसमें एक ट्रैवल इंडस्ट्री है, एक शेयर मार्केटिंग है और बुटीक मैं एक चलाता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे लिए क्या काम सूट करता है जो मैं घर पर रहकर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दीदी, आप घर पर रहकर ट्रैवल का काम कर सकती हो। तो उन्होंने मुझे पहली बार सपोर्ट किया कि आप ट्रैवल का काम करो और आप अच्छा करोगी। तब उनकी बात को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने इस काम में, इस इंडस्ट्री में कदम रखा और उन्हीं के सपोर्ट से मैं स्टार्ट किया, इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया। तो इससे पहले कि मतलब कितनी जॉब की थी आपने, कितने बिजनेसेस किए थे? नहीं, उससे पहले, शादी से पहले मैंने जॉब की थी 1.5-2 साल, लेकिन उसके बाद मैंने कभी कोई जॉब नहीं की थी। तो अभी कैसा, मतलब फैमिली सपोर्ट क्या रहता है आपको, सर कितना सपोर्ट करते हैं, कैसे, मतलब कोई जर्नी अपनी बताइए, आप किस तरीके से आपने स्टार्ट किया और आप 15 साल से, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल आपकी आज की डिस्कशन होगी हमारे न्यू कमर्स के लिए जो स्टार्ट करने से पहले डरते हैं कि मैं स्टार्ट करूं ना करूं, करूं तो चलेगा नहीं चलेगा, और जो स्टार्ट कर भी चुके हैं और फ्लॉप हो गए। मतलब एक मार्केट में 15 साल से अपने आप को टिका के रखना, अपने एक ब्रांड बना के रखना बहुत बड़ी चैलेंजेस के साथ हुआ होगा, राइट? तो आप मेरे को प्लीज़ बताइए कैसे, मतलब आपने ज़ीरो से एंड तक का थोड़ा सा अपनी बताइए जर्नी। देखिए, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मुझे कोई वर्क करना है, मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप घर पर रहकर जो काम कर सकती हो तो आप करो, बाहर आपके लिए जाना अलाउड नहीं है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे ब्रदर ने मेरे को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया कि दीदी, आप घर पर रहकर ही ट्रैवल का काम कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट तो किया, लेकिन मुझे उसकी ABCD भी नहीं पता थी और मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्लाइंट्स मेरे को कैसे कनेक्ट करेंगे या मैं उनको कैसे कनेक्ट करूँगी। तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला कि दीदी, आजकल जस्ट स्टाइल बहुत चल रहा है। उस टाइम पे जस्ट स्टाइल का एक बहुत बड़ा नाम था। तो
मैंने जस्ट डायल में रजिस्टर किया, मेरे पास क्लाइंट्स आने शुरू हुए और धीरे धीरे करके 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, मेरे पास अच्छी क्लाइंटेल हो गई। रिपीटेड क्लाइंट्स आते थे क्योंकि जो मैं बोलती थी, जो वो चाहते थे वो मैं उनको देती थी। इनिशियली मैंने टिकटिंग से स्टार्ट किया। ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। तो टिकटिंग के बाद फिर मैंने पैकेजेस में डील करना स्टार्ट किया। तो हाँ, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट उतना नहीं था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट बहुत था। वो मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए लंच प्रिपेयर करके रखती थी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प थी कि मेरे कानों में हर समय फ़ोन लगा रहता था और मेरा लंच रेडी होता था। मुझे चिंता नहीं होती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो आपको मदर इन लॉ की जगह एक मदर मिल गई। हाँ, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है ना। हाँ जी। मतलब कभी ये प्रेशर नहीं हुआ आप पे कि किचन भी संभालो और बिजनेस भी संभालो? नहीं, उस समय नहीं था, स्टार्टिंग में नहीं था, क्योंकि उनको भी पता था कि मैं अननोन हूँ बिल्कुल इस बिज़नेस के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं काम करती गई, लोगों से मिलती गई और काम बढ़ता गया, मैं पैकेजेस में जैसे मैंने डील करना शुरू किया, तो धीरे धीरे काम बढ़ता गया। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा मेरे बारे में समझ आने लगा कि इंटरेस्ट नहीं, आने लगा। हाँ, कि नहीं, ये भी कुछ है, कर ले जाएगी। हाँ, ये भी कर लेगी। तो तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन आफ्टर 6-7 years ही हेल्प मी। जैसे इस टाइम पे हम देखते हैं फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वर्क को लेके, कॉर्पोरेट में अच्छा कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं लड़कों के साथ। बट 15 साल पहले उस टाइम पे थोड़ा सा कम था ये चीज़। हाँ जी। उस टाइम पे आपने अपने आप को प्रूव किया कि आपने जो स्टैंड लिया है वो गलत नहीं है, आपने करना चाहा और आपने कर दिखाया। देखिए, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप करने की ठान लें तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। अभी आप कुछ ऐसे ही कोई बताना चाहोगे कि अभी जब आपने स्टार्ट किया, कैसे विशफेयर हॉलीडे का नाम कैसे पड़ा, कैसे क्लाइंटेज कहाँ से लिया आपने उस टाइम पे? तो आज तो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल एड्स है, मेटा है, राइट? उस टाइम पे नहीं होता। तो कैसे आपने इस इंडस्ट्री में एक प्रॉपर तरीके से क्या स्ट्रगल फेस किए? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया तो नाम ले लूँ बंदे का? आपकी कॉल है। एक मेरे नोन थे, प्रदीप बिष्ट। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि 24/7 वो मेरे लिए अवेलेबल रहते थे। मैं उनको कॉल करती थी तो वो मुझे उसी टाइम पे उसका आंसर करते थे। तो उनके सपोर्ट के साथ साथ जब उन्होंने सपोर्ट किया और मैं एक लेवल पर आके स्टैंड कर गई, तो मुझे लगा कि मेरे को हर बार उनको कॉल करना पड़ता है, क्यों ना मैं ये चीज़ खुद से करूं। तो मैंने एयरलाइन को डायरेक्ट मेल डाला कि आई वांट टू रजिस्टर विद यू सो दैट आई कैन बुक द टिकट्स डायरेक्टली विद यू। तो एयर इंडिया ने मेरे को मेल का जवाब दिया कि मैम, यू आर नॉट अ आईटा एजेंट, वी कांट रजिस्टर यू। उसके बाद मैंने सेम मेल स्पाइसजेट को भी डाला, इंडिगो को भी डाला, लेकिन वहाँ से मेरे को कोई रिवर्ट नहीं आया। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन एक स्पाइसजेट के सेल्स मैनेजर थे, अर्नब खजूरिया। उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम, मैं स्पाइसजेट से हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि मैं जिनसे इतने सालों से कनेक्ट होना चाह रही थी, आज वो खुद मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो मिलने आए, फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे आप एयरलाइन में रजिस्टर हो सकते हैं। उन्होंने मुझे रजिस्टर भी किया, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड उन्होंने बनवाया। उसके बाद हमने स्पाइसजेट के साथ डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि डायरेक्टली हमने एयरलाइन स्पाइसजेट से हम कनेक्ट हो गए, तो क्यों ना हम इंडिगो और गोएयर से भी कनेक्ट हों। तो मैंने उनको पूछा कि आप इंडिगो या गोएयर में किसी को जानते हैं, आप मुझे उनका रेफरेंस दे दीजिए ताकि मैं वहाँ पर भी रजिस्टर कर सकूँ अपने आप को। तो उन्होंने मुझे
एक सेल्स मैनेजर का नंबर दिया कि मैम आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपका काम कर देंगे। मैंने उनसे बात की इंडिगो में, और उन्होंने मेरे से मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे और उन्होंने मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड बना दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने उनको पूछा कि डू यू नो एनीवन इन गो एयर। उन्होंने मेरे को एक सेल्स मैनेजर का नंबर दिया, एंड आफ्टर दैट आई रजिस्टर्ड इन गो एयर ऑल्सो। सो आफ्टर 6-7 years I directly started working with all the airlines. फिर धीरे धीरे लोगों ने मेरे से पैकेजेस मांगने शुरू किए कि मैम डू यू डील इन पैकेजेस। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई कि पैकेजेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन एक दो कंपनीज से हमने बात की, उन्होंने हमको पैकेजेस भेजे, तब समझ में आया कि पैकेजेस कैसे बनते हैं। और आफ्टर सर्टेन टाइम हमने वो पैकेजेस खुद बनाने स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे हम पैकेजेस में भी एक्सपर्ट हो गए। इन 2019 one of the employee, Mr. Arjun Singh, came to my office and he joined me and he started working for Maldives. इनिशियली हम मालदीव्स नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि मैम मेरी बहुत एक्सपर्टाइज है उसमें और हम मालदीव्स करेंगे। उनके आने के बाद हमने सभी डेस्टिनेशंस पे वर्क करना शुरू कर दिया। मालदीव्स, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, बाली, और धीरे धीरे आज हमें मतलब किसी को पूछना नहीं पड़ता कि भाई हम ये कैसे करें। तो वैसे एक्सपर्टीज़ क्या है आपकी? मालदीव्स हमारा वन ऑफ द बेस्ट है कि वी हैव वेरी बेस्ट रेट्स। हमारी वहाँ पे पकड़ बहुत अच्छी है। मान लो कहीं गेस्ट फंस गए हैं तो उनको कैसे निकालना है, या कोई उनको रूम की प्रॉब्लम हो रही है या फूड की प्रॉब्लम हो रही है, वो सब हम बहुत इजीली सॉर्ट कर देते हैं। ओके। सो मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए था, जैसे कि आज के टाइम पे वुमेंस के लिए एक न्यू स्टार्टअप को करना, इसको मतलब सीरियसली नहीं लिया जाता है, उसके लिए आपको क्या राय है? मतलब कि एक फीमेल अपना स्टार्टअप करना चाहे। देखिए, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, ये नहीं कि ट्रैवल में, किसी भी फील्ड में, बस आपको अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% देंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके। आपने मतलब जब स्टार्टअप किया, जैसे आपने भी बताया मेरे को कि कुछ प्रॉब्लम्स रही सपोर्ट में, आपकी मदर इन लॉ ने आपको बहुत सपोर्ट किया। कोई एक ऐसा आदमी जिसका सपोर्ट मिल जाता उस समय और तो बात कुछ और अलग होती? वो मेरे हस्बैंड हैं। ओके। अगर वो थोड़ा सा मेरा साथ और देते तो शायद आज हम और भी हायर लेवल पर होते। लेकिन मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ अपने वर्क से कि जहाँ जो मेरी जर्नी रही है, जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर अभी मैं आपसे जो डिस्कशन करते समय आपने बोला कि कुछ एसोसिएशन का नाम लिया आइटा का, मेरे को क्वेश्चन ये है कि क्या आइटा और इस टाइप की जितनी भी टूरिज़्म की एसोसिएशन है, क्या वो सपोर्ट करती हैं जो उनसे रजिस्टर्ड करता है, या फिर ये कि बिज़नेस चल रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सपोर्ट नहीं मिलता, उनसे कुछ सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रजिस्टर होंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप उसके बिना भी कामयाब हो सकते हैं। वर्क तो वर्क है। क्या सपोर्ट सिस्टम क्या सपोर्ट करते हैं वो? जैसे रजिस्ट्रेशन में क्या चार्जेस, कुछ आपको अगर पता है तो आप बता सकते हो। देखिए, आइटा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए चार्जेस होते हैं, ईयरली चार्जेस भी होते हैं उनके, रिन्यूएबल चार्जेस जिसको बोलते हैं। अच्छा, वन टाइम चार्जेस नहीं है? नहीं, वन टाइम चार्जेस के अलावा रिन्यूएबल चार्जेस भी होते हैं एवरी ईयर। ओके। सिर्फ आइटा होने का सपोर्ट ये रहता है कि कुछ टूरिज़्म से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे GDS हो गया, MADS हो गया, उसमें आपको कैपिंग मिल जाती है, क्रेडिट मिल जाता है। ओके। जिसकी वजह से कि नॉर्मली ऑनलाइन आप चेक करें या नॉर्मल पोर्टल्स पे आप जाके चेक करेंगे तो आपको शायद सीट ना मिले। ओके। लेकिन अगर आप GDS पे या MADS पे जाके चेक करेंगे तो वो सीट आपको वहाँ पर दिख जाती है। और इसके अलावा क्या सपोर्ट करते हैं ये एसोसिएशन वाले टूरिज्म? थोड़ा डिस्काउंट
जैसे फॉर एग्जांपल कल को इन फ्यूचर कोई कस्टमर के थ्रू आप, जैसे मैं आज के टाइम पे 2-3 न्यूज़ सुन रहा था, कुछ कंपनी से नाम नहीं लूँगा बट उन कंपनीज़ के कुछ लीगल केसेस फंसे, उनके कस्टमर्स ने उस कंपनी के ऊपर लीगल एक केस कर दिया। क्या इसमें भी एसोसिएशन सपोर्ट करती है? नहीं, इसमें एसोसिएशन कोई सपोर्ट नहीं करती। ओके। कोई ट्रैवल एजेंट इसका को सपोर्ट सिर्फ इतना रहता है कि मान लीजिए आपको एट रैंडम फ़्लाइट कैंसिल करनी है या कोई सीट बुक करनी है जो ऑनलाइन नहीं आ रही है, ये सपोर्ट तो आपको मिल जाता है। इसके अलावा वो आउट ऑफ द वे जाके कोई आउट ऑफ द support- वे जाके कोई एयरलाइन सपोर्ट नहीं करती, आईटा कंपनी सपोर्ट नहीं करती है। कोई ट्रैवल एजेंट है, वो अच्छा एजेंट है, मार्केट में अच्छा नाम है, बट किसी वजह से वो मार्केट से डाउन हो रहा है, कुछ रैंडम उस पर कुछ लोन्स होंगे एक्सेट्रा, या फिर कोई कुछ केस कर देता, कोई भी सपोर्ट ऐसा नहीं मिलता? नहीं, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होता है। अच्छा, ओके। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि जो ट्रैवलर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है? कि कुछ ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवल करना बेनिफिशियल है, या फिर सिर्फ ऐसे एक मौज मस्ती है, इंस्टा है, फेसबुक है, कि हमें अपने आप को सिर्फ शो करना है कि हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं? नहीं, देखिए, ट्रैवल करने से आदमी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। दूसरी कंट्री का कल्चर, सबसे पहले तो दूसरी कंट्री का कल्चर सीखता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सीनिक ब्यूटी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं, और वहाँ के सिस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस कैसे हैं, क्या फॉलो करने से क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पेक्ट डालती हैं जो हमारे इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई बार रील्स में या फिर अदर पॉडकास्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पंकज त्रिपाठी, अन्नू कपूर, ये लोग खुद ब खुद बोलते हैं कि बंदे को निकल जाना चाहिए, ट्रैवल करना ही चाहिए, घूमना ही चाहिए। तो एक इसके लिए भी कोई एक एज है, बाइफिकेशन है कि? नहीं, ट्रैवल के लिए कोई एज नहीं है। आप कभी भी निकल जाओ, बचपन से लेकर बूढ़े होने तक, जब तक आपकी बॉडी अलाउ करती है, उससे आपको ट्रैवल करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। ओके। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे गर्ल्स हैं, उनको अगर सोलो ट्रैवल करने का अगर फियर है, तो उसे ओवरकम कैसे करे वो? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर किसी भी लड़की में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो एज अ सोलो ट्रैवलर वो ट्रैवल कर सकती है। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। सामने वाले आएंगे, गलत लोग आएंगे, आपको गलत रास्ता, गलत डायरेक्शंस दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप सही जगह पर पहुंच जाओगे, ओके। सही रास्ता ट्रैवल कर लोगे। अच्छा मैम, आप एक चीज़ बताओ, जैसे कि एक आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, और आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस मार्केट का भी वैसे भी ले रखा है, तो जो न्यू कमर्स हैं या जिन्होंने स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हो या कुछ भी, उनके लिए क्या रोड मैप आप बताना चाहते हो कि वो किस तरीके से, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हो आप उसके लिए? देखिए, इसके लिए कोई रोड मैप नहीं होता है। ओके। ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि हमको कैसे करना है। तो आपने खुद तो रोड मैप बनाया होगा अपने लिए? नहीं, मैंने कोई रोड मैप नहीं बनाया। मैं तो बिना रोड मैप के ही जैसे जैसे मुझे समझ आती रही, मैं आगे बढ़ती रही। हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई। हाँ। और बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपके हिसाब से जॉब अच्छी है या बिजनेस? देखिए, जो बिज़नेस करते हैं ना, बिज़नेस का ये है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी टाइम वर्क नहीं करना चाहते, तो आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत मुश्किल होता है निकालना, लेकिन आप निकाल सकते हैं। लेकिन जॉब है वो तो 9 to 6 आपको जाना ही जाना है, चाहे आपका मन है या नहीं है। बिज़नेस में आप उसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, डिले कर लिया या प्रीपोन कर लिया, लेकिन जॉब में नहीं कर सकते। जॉब तो आपको करनी ही करनी है, जाना ही जाना है। अच्छा मैम, जैसा कि हमें पता है कि आप एक डिफेंस फैमिली से हो, जी। तो थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? कैसे, मतलब क्या आपने अपना बचपना कैसे काटा, क्या चीज़ें रहीं? जैसे हमने सुना है डिसिप्लिन बहुत होता है, बहुत फीमेल्स के साथ तो और डिसिप्लिन, वो भी डिफेंस फैमिली में हो आप, है ना? तो कैसा, मतलब क्या रहा आपका बचपना, कैसे रहा?
नहीं, हमारी लाइफ बहुत डिसिप्लिन रही। सुबह 6 बजे उठना और रात को 8 बजे सो जाना। दिन में स्कूल जाना, स्कूल से आके खेलना और पढ़ना और सोना। ये नहीं कि आप फालतू में इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फ्री टाइम है तो पढ़ो बैठ के, क्रिएटिव वर्क करो, रस्सी कूदो, कोई भी एक्सरसाइज करो, लेकिन खाली नहीं बैठना। तो पापा का मोटो यही रहता था कि आप वो जब भी हमको खाली देखते थे, खाली नहीं बैठो, कुछ भी करो लेकिन करो। तो उसी ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं एज अ हाउसवाइफ कुछ टाइम बाद मैं जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं खाली हो गई थी। तो मुझे लगता था खाली नहीं बैठना, खाली बैठना अपनी लाइफ को ख़राब करना है, कुछ ना कुछ करो इसके अलावा। तो बस ऑल ऑफ अ सडन ये स्टार्ट हो गया। तो अभी इस टाइम पे किस तरीके से आप और कोई न्यू डेस्टिनेशन लॉन्च करने के प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब अभी क्या फ्यूचर प्लान क्या है आने वाले कमिंग ईयर्स के लिए आपका? देखिए, अभी टूरिज़्म में एक नई कंट्री जुड़ने वाली है, फिलीपींस। ओके। तो आगे आने वाले टाइम में हम फिलीपींस ही प्रमोट करेंगे। ओके। तो क्या अलग क्या है फिलीपींस में जो अदर अभी आप मॉलडीव्स कर रहे हो, या फिर जो अभी आप कौन कौन सी कंट्रीज़ वैसे आप ओवरऑल कवर करते हो? मॉलडीव्स, मॉरिशस, दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ऑलमोस्ट Overall हम सभी करते हैं सभी ना? करते हाँ। हैं। लेकिन फिलीपींस में ये है कि एक नई डेस्टिनेशन है, वहाँ पर बीचेस बहुत हैं। हम्म। तो लोगों को ये एज अ न्यू डेस्टिनेशन लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, कुछ अलग है फिलीपींस में या फिर बीचेस ही ज़्यादा हैं? नहीं, क्लब्स वगैरह भी हैं, ओके, क्लबिंग है। क्लब्स वगैरह भी हैं, ओके। नाइट क्लब्स, लोग नाइट क्लब्स भी एंजॉय करेंगे बीचेस के अलावा। तो यह कॉस्टली होने वाली ये कंट्री या फिर थोड़ी कॉस्टली तो है friendly ही, बजट फ्रेंडली भी है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली तो है ही। थोड़ी कॉस्टली? नॉट कंपैरेटिव टू मालदीव्स और मॉरिशस, उससे तो चीपर ही है। उससे चीपर है। ओके। ओके मैम, तो आप एक बार बताओ कि जैसे कई बार आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती होगी, तो आपको क्लैरिटी नहीं होती होगी, तो उस टाइम पे आप कैसे डिसीजन लेते हो? मैं ये सोच के चलती हूँ कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है। ओके। उसके बाद उसका रिजल्ट कुछ भी हो, उस काम को मैं कर देती हूँ। मैम एक चीज़ बताओ, आप जैसे आज आप एक हाउस वाइफ भी हो, एक बिजनेस वूमन भी हो, तो इस टाइम पे जो रिलेशंस हैं आपके, इसको कैसे मेंटेन कर रहे हो आप? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब घर में मेरी ज़रूरत होती है तो मैं सब कुछ छोड़ के घर पर ध्यान देती हूँ। जैसे बच्चों को कोई रिक्वायरमेंट है कि मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो या मॉल चलो, तो उस समय मैं काम छोड़ के बच्चों के साथ मॉल तो जाती हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन बराबर बज रहे होते हैं। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो होता है कि मैं बच्चों के साथ भी घूम रही हूँ और वो वहाँ पे काम सफ़र कर रहा है। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है मेंटेन करना इस चीज़ को, लेकिन हो रहा है मैनेज। क्योंकि हम ये देखते आते हैं, जैसे मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, तो फीमेल्स को हम हमेशा इस तरीके से देखते हैं कि हाँ घर संभाल लेगी, राइट? तो आप अपने काम के साथ साथ में एक माँ का दायित्व नहीं भूलते हो, नहीं, पत्नी का दायित्व नहीं भूलते हो? बिल्कुल भी तो ये नहीं। टफ है या फिर बहुत टफ है। या इसकी अब आदत पड़ गई आपको? आदत ही पड़ गई है, सही बताऊं। जब जहाँ से आवाज़ आती है मैं उस तरफ ही चली जाती हूँ। जैसे हस्बैंड ने आवाज़ मारी तो उस तरफ चली गई, फ़ोन बजा तो फ़ोन की तरफ चली गई। तो मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं लिया मैंने ऐसे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बस करती चली गई और होता चला गया। तो अभी रियल कनेक्शन आपके ज़्यादा हैं या ये वर्ल्ड की जो फुल ऑफ नेटवर्किंग वाला चल रहा है, इसमें से क्या, मतलब आप ऑनलाइन या नेटवर्किंग वाले रिलेशंस आपके ज़्यादा हैं या रियल कनेक्शंस जैसे आपके फैमिली के साथ जो रिलेशन है? मेरे दोनों कनेक्शंस बराबर बने हुए हैं, फैमिली कनेक्शंस भी और जो प्रोफेशनल वाले हैं वो भी। मैम जैसे अभी आपने जो इंडस्ट्री चूज़ की है वो तो 24/7 चलती है, ये कोई दुकान तो है नहीं एक टाइम के बाद बंद कर दी और ख़त्म हो गया, कल खुलेगी तब, है ना? तो 24/7 जब कस्टमर ऑन ग्राउंड है तो भी सर्विस देनी है, आपके स्टाफ देंगे या आप दोगे, राइट? तो उसका कोई चैलेंजेस आया आपकी लाइफ में?
हाँ जी, बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ शाम को बैठती थी और फ़ोन आ जाता था तो हस्बैंड फ़ोन छीन के फेंक देते थे कि नहीं, ये टाइम अब मेरे लिए है, अब आप कोई कॉल अटेंड मत करो। लेकिन क्या है कि मुझे उनको ये समझाना पड़ा कि देखिए, ये बात सही है कि मुझे आपको भी टाइम देना है, लेकिन क्योंकि मैंने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, करेक्ट। तो मुझे वो भी निभानी है। मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दो, मैं अभी वापस आती हूँ। तो मैं उनसे बात करके उसको सॉर्ट करके फिर वापस अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी। तो डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन हाँ, अब हस्बैंड भी समझ गए कि ये अब इस लेवल पर आ गई, अब ये बिज़नेस छोड़ नहीं सकती। तो अब वो मुझे इरिटेट नहीं होते मेरी बातों से या मेरे काम से। ठीक है, तुम कर रही हो तो करो, वो अपना खुद मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसे ही फीमेल्स को देवी का रूप नहीं कहा गया, अष्टभुजाएं हैं। चारों तरफ से काम चल रहा है, घर भी, फैमिली भी, हस्बैंड भी, बच्चे भी, कस्टमर भी। मैम, जैसे भी इस टाइम पे करंटली वॉर चल रहे हैं, राइट? तो इससे क्या लग रहा है आपको, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अभी हम देख रहे हैं मार्केट ख़राब हो रही है दिन पर दिन, शेयर मार्केट भी गिर रही है, अदर अभी आज के टाइम पे गैसेस का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। और तो इसका क्या ट्रैवल इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या और क्या होने वाला है इन फ्यूचर? क्या लग रहा है आपको कि अगर कमिंग डेज में कैसा रहेगा? देखिए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, सबसे पहले वो ट्रैवल इंडस्ट्री को ही इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले ट्रैवल इंडस्ट्री ही बंद होती है। तो अगर ये जो सिचुएशन अभी चल रही है वॉर की, अगर ये कंटिन्यू रही तो आगे आने वाले टाइम में ट्रैवल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और आप अगर कहते हो बंद हो जाएगी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ट्रैवलर्स को? अगर ट्रैवल इंडस्ट्री बंद हो गई, ये वर्ड मतलब ऐसा है कि अभी कोविड गया तब भी इंडस्ट्री एकदम डाउन हो गई थी, फिर बंद ही अच्छा थी बिल्कुल। अच्छा खासा फिर से उठी है। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रैवलर्स को, आज के स्मार्ट ट्रैवलर्स के लिए? देखिए, जैसे ये साउथ एशिया में ये वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, तो ट्रैवलर ने उधर ना जाके अपने डेस्टिनेशन चेंज कर लिए हैं। आजकल वो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम इधर प्लान कर रहे हैं। जब तक ये और वॉर और नहीं बढ़ती है, अगर वहीं पर ही लिमिटेड उसमें ही रहकर ही ख़त्म हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हर कोई यही होप कर रहा है कि ये जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ताकि किसी भी इंडस्ट्री पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितने टाइम चलने वाली है, ये क्योंकि ये हमारे अपने पर्सनल पर तो डिपेंड नहीं है ना। तो ये दूसरे पॉलिटिकल्स लोगों पर ही डिपेंड करती है कि कितने टाइम और चलने वाली है। ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, अगर आप ये बात करते हो पॉलिटिकल, सरकार या ऐसे, आपको क्या लगता है कि टूरिज़्म को और अच्छा करने के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, ट्रैवल एजेंट्स के लिए या डेस्टिनेशन के लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है जो आप चाहते हो? अगर आप करना चाहो उसमें कुछ अलग, इतना टाइम का एक्सपीरियंस आपको कि ये हो जाए तो अच्छा हो सकता है। इंडिया की सच्चाई बोल दूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। सबको पता है, जो आप बोलने वाले हो सबको पता होगा ऑलरेडी, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि अगर आप इंडिया में टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हो, तो सबसे पहले जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। पहली चीज़ तो ये कि ऑनेस्टी। वो सोचते हैं जो भी कोई बाहर से आया उसको लूट लो, जो कि एक बहुत गलत सोच है। और अगर बाहर से कोई सोलो फीमेल ट्रैवलर आती है, वो सेफ़ नहीं है इंडिया में। उसकी सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएं, तो इंडिया में जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं, जो लोकेशंस हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। वो बहुत खूबसूरत हैं। सिर्फ ये दो चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैम, तो आप एक चीज़ बताओ मेरे को कि आज भी अगर लड़कियों को सोलो ट्रैवल करना है तो क्या उनके लिए ट्रैवल करना सेफ़ है या आज भी रिस्की है? देखिए, ऑनेस्टली बताऊं तो सोलो ट्रैवलर फीमेल्स के लिए सोलो ट्रैवल करना रिस्की ही है। आज भी रिस्की है। हाँ, क्योंकि जैसे अभी हमारे थाईलैंड में गेस्ट गए थे, फीमेल्स ही थी 2,
और उनको मतलब गलत इमेजिन कर लिया और उनके साथ उल्टी सीधी बात करने लगे। तो अगर थाईलैंड जैसी कंट्री में भी ये हो सकता है तो क्या मतलब वहाँ के लोकल्स ने या फिर ट्रैवलर्स थे वो भी ट्रैवलर्स ही थे। अच्छा, ऑल ओवर द कंट्री कहीं कहीं से आए हुए थे। ओके। अब उन्होंने उन दोनों को ही देख के ऑल ऑफ अ सडन कि अरे वाह, ओके जैसे कहते हैं कि ओके, तो वो अपना पार्टी एंजॉय करने गई। वो अपनी पार्टी एंजॉय करने गई थी और उनको देख के ही लोगों ने इमेजिनेशन ही उन्होंने अलग बना ली गलत अपनी। बना ली अच्छा। कि ये तो हमारे लिए आई हैं। ओ ओके। हाँ, तो सोलो ट्रैवलर के लिए मैं यही कहूँगी कि अकेले जाना तो रिस्की ही है। मतलब फ्रेंड फैमिली के साथ, है ना? फैमिली के साथ जाओ, अकेले ट्रैवल मत करो। या फिर अपना गर्ल्स का एक ग्रुप हो जाए हाँ, प्रॉपर, है ना? गर्ल्स का ग्रुप हो, फीमेल्स का, तो भी सेफ है। मतलब एटलीस्ट 4 लड़कियां तो हों। अकेले ट्रैवल करना तो बहुत रिस्की है। ओके, ठीक है। तो अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, आपकी इतने सारे कस्टमर्स के बीच में रिव्यू भी आप लेते होगे, रिव्यू भी आता होगा, कहीं ना कहीं प्रो कॉन्स रहते होंगे, कुछ गलत रिव्यू भी आते होंगे, कभी वो ख़राब भी होते हैं, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है। जी। और जब सर्विस इंडस्ट्री है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फेस करना पड़ता है। कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कोई ऐसी? देखिए, मेरे एक गेस्ट थे साउथ के, हमने उनको मालदीव्स भेजा। वो हनीमून कपल थे। तो जब वो इंडिया से गए और वहाँ पहुँचे तो जो उन्होंने रूम कैटेगरी मांगी थी उनको वही दी गई थी, लेकिन वो उस रूम कैटेगरी से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने हमको कहा कि नहीं, मेरी रूम कैटेगरी अपग्रेड कराओ। तो उस समय कोरोना का टाइम था, वो मालदीव्स बिल्कुल फुल चल रहा था। हमने रिजॉर्ट को रिक्वेस्ट भी किया कि भाई आप इनकी रूम कैटेगरी अपग्रेड कर दो, जो भी चार्जेस हो बता दो। तो उन्होंने कहा कि सभी रूम्स सोल्ड आउट है, अवेलेबल नहीं है। तो गेस्ट ने हमको बहुत उल्टा सीधा बोला उस टाइम पे। तो अब क्योंकि हम जो वो चाह रहे थे वो हम कर नहीं पाए, तो इसलिए उनके जो वर्ड्स थे वो बहुत ही नेगेटिव थे, पेनफुल, कि बहुत ही पेनफुल थे कि मैं इंडिया आऊँगा तो आपको देख लूँगा। उन्होंने यहाँ तक बोला। जब उनके 4 दिन बीत गए और 5वें दिन उनको वापस आना था, और उस समय कोरोना टेस्ट चल रहे थे मालदीव्स में, और हुआ यह कि वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। जब वो कोरोना पॉजिटिव आ गए तो उनके वर्ड्स एकदम से बदल गए कि मैम अब मैं क्या करूं। तो फिर हमने रिजॉर्ट तो पर डे के हिसाब से चार्ज करता है, अगर उस हिसाब से चार्ज करो, एक दिन का 25,000 तो 15 दिन का कितना हो गया। तो हमने रिजॉर्ट से बात करी और उनके जो और 4 दिन तो वो स्टे कर ही चुके थे, तो और जो उनका क्वारंटाइन वाला टाइम, हाँ, 9 दिन का या 10 दिन का जो उनका स्टे था वो हमने एक बहुत कम अमाउंट में सेट करा दिया। जब हमने उनका वो प्राइस बहुत नॉमिनल सा चार्ज करा दिया, उसके बाद तो उन्होंने कहा मैम इंडिया आके मैं आपके अलावा किसी को नहीं पूछूंगा। तो मतलब उनका रिव्यू चेंज हो गया। उनका रिव्यू माइंडसेट एकदम से चेंज हो गया कि देखो मैं इतनी दूर बैठा हूँ और मैंने इनको इतना उल्टा सीधा भी बोला, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मैं आपको अपने और एक फॉरेनर कस्टमर का एक्सपीरियंस बताती हूँ। ओके। वो मेरे से पहले फर्स्ट टाइम मालदीव्स गए थे और सेकंड टाइम उनको मॉरिशस जाना था, और हम मॉरिशस उस टाइम पे करते नहीं थे। तो हमने एक डीएमसी से कोटेशन लिया और उनको कोट किया, जो बाय मिस्टेक 50,000 लेस था। मतलब वो रेट लेस था, मतलब समझा नहीं मैं। जो डीएमसी ने हमको कोट किया, अच्छा, उनका कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण उन्होंने 50,000 लेस में हमको कोट किया। और उसी हिसाब से हमने आगे अपने गेस्ट को कोट किया, अपना मार्जिन लगा के। तो जब हम उसको, गेस्ट ने वो कंफर्म किया, हमने डीएमसी को बोला इसको कंफर्म करो, तो वो बोले कि मैम रूम्स ही अवेलेबल नहीं है। ओ। तो हमने कहा कि अभी तक तो रूम्स अवेलेबल थे, तो अभी रूम्स क्यों नहीं? मैम रूम्स ही अवेलेबल नहीं, डीएमसी ने मना कर दिया। तो हमने 2-3 जगह पे और डीएमसी से चेक किया, रूम्स तो अवेलेबल थे, लेकिन वही डीएमसी मना कर रही थी कि रूम्स अवेलेबल नहीं है।
उस मीनवाइल हमको ये भी पता चला कि उन्होंने 50,000 लेस में कोट किया है, इसीलिए वो मना कर रहे हैं कि इसलिए वो रूम्स एक्सेप्ट नहीं अवेलेबल कर रहे हैं। अपनी गलती को। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि देखो मुझे पता चल गया है कि आपने कोटेशन बाय मिस्टेक गलत दे दी है, कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपका फाइनल नेट प्राइस है वो आप मुझे बता दो, हम उसी में सेल करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपना प्राइस बताया, वो हमने अपने गेस्ट को बताया। तो हमारे गेस्ट ने भी हमको सपोर्ट करते हुए 10-15,000 अपना प्राइस बढ़ाया और उसको डन किया। और उनको पता भी नहीं, उनको भरोसा भी नहीं था कि हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अच्छा। और जब गेस्ट वहाँ गए, ही वॉज सो हैप्पी। अच्छा। लेकिन उन्होंने उसके बदले में कुछ डिमांड्स भी रखें कि मुझे फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट चाहिए, मुझे ये एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे फ़ोटो शूट चाहिए। हमने वो सब भी कराया उनका। और उसके बाद जो उन्होंने रिव्यू दिया ना, दैट वाज फैंटास्टिक। अच्छा, तो ये ओवरऑल पैकेज आपका लॉस में रहा, प्रॉफिट में रहा, या फिर क्या रहा? नो प्रॉफिट नो लॉस मेरा। हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रायोरिटी होता है। हम लॉस नहीं देखते कि हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि सर्विस हमारी अच्छी हो और हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो। मैम आप ये बताओ, जैसे 15 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया, उस टाइम पे फीमेल्स इतनी ज़्यादा मार्केट में थी नहीं, आपने भी कोई नॉलेज नहीं थी एकदम मार्केट की। आपको उस समय अपना ग्रेजुएशन पोजीशन होने के बाद लोगों की शादियाँ हो जाती थी, राइट? आपने कैसे मार्केट को रिसर्च किया, कैसे, क्या चैलेंजेस आए आपको, क्या एक जर्नी रही आपकी? यश, मैं आपको बताऊं, ये मेरे लिए मुश्किल तो बहुत था, लेकिन आसान भी उतना ही था कि मैं कुछ सोच के नहीं करती। मैंने सोचा मुझे ये करना है तो करना है, बस। फिर अपना 100% उसमें दे दिया। कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया कि मैं बैंकॉक के, थाईलैंड के पैकेजेस मैंने स्टार्ट किए, तो मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई। उन्होंने मुझसे सवाल जवाब पूछे जिनके आंसर मेरे पास नहीं थे, बस ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने सीखा कि थाईलैंड में क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से होटल्स होते हैं, क्या क्या कोरल आइलैंड टूर, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हम क्या गेस्ट को दे सकते हैं, किससे पैकेज का कॉस्ट बढ़ेगा, किससे पैकेज का कॉस्ट कम होगा। तो ये चीज़ें मैंने उन फ़ोन कॉल्स के बाद सीखें। मैंने तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ही स्टार्ट कर दिया कि हाँ चलो काम करना है, चलो स्टार्ट कर दो। अच्छा।